हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। और आज 13 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम कवर करेंगे। सभी क्वेश्चंस हमारे पास में हैं, हमें अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल चुके हैं जो कि पूरी डिटेल के साथ में यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। गाइज, आप सभी के काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस हमें मिल रहे हैं पीडीएफ के रिगार्डिंग कि पीडीएफ हमें नहीं मिल पा रही है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि पीडीएफ आपको बड़ी आसानी से मिल सकती है। बस आपको क्या करना है, आप कुछ नहीं करते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वहां पर इधर उधर भटकते रहते हैं। आप थोड़ा वीडियो को देखा करें ध्यान से, उसमें हम एक एक चीज़ आपको बताते हैं। ये जो स्टेप फॉलो हो रही है इस इमेज में, जो आपको 3 स्टेप दे रही है, ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड और थर्ड, ये अगर 3 स्टेप आज पढ़कर अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आपको इजीली पीडीएफ मिल जाएगी। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, और इसको काफ़ी बार हम बता चुके हैं। तो आप इसको गौर करिएगा, थोड़ी सी इस पर फोकस करके, और इसके अकॉर्डिंग अगर आप थोड़ा सा चीज़ें करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है। और ये पटवारी की टेस्ट सीरीज अगर आपने इनरोल नहीं किया, कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर इस पर भी चल रहा है। फाइनली स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑटो सब्जेक्ट का डिटेल के साथ में कवर करेंगे एनालिसिस, तो इस वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। और अगर आपका किसी भी दिन आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चंस जरूर सेंड करें, ताकि हम आपको सटीक और जो बिल्कुल एज इट इज़ जो आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं वो आपको बिल्कुल यहाँ पर हम दे पाए। तो सटीक एनालिसिस अगर आप चाहते हैं तो क्वेश्चंस जरूर से सेंड कर दिया करें। क्लियर है। आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि सबसे पहले आपको वीडियोस मिल पाए। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर निकल कर आ रहा है, प्रियदर्शनी किसे बोलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का फॉर्मेट हो सकता है कुछ और हो, या हो सकता है लंबा चौड़ा क्वेश्चन और डिटेल दे रखी हो, बट हमें जो मिला है वो हम आपको बता रहे हैं, है ना। हम कोई एग्जाम देने तो गए नहीं, और ना ही हम कोई हमें नए क्वेश्चंस देके वो कि आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चंस थे। हमें जो बताए गए वही क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, तो इसमें कोई डाउट भी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप क्वेश्चंस कुछ गलत बता रहे हैं, वो कुछ लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, इतना बड़ा नहीं था, और बड़ा क्वेश्चन था। तो गाइज, जितना हमें क्वेश्चंस मिल पाता है वो पूरा हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको एज इट इज क्वेश्चन यानी सेम पैटर्न जो एग्जाम में आपका दे रखा हो, सेम पैटर्न में क्वेश्चंस याद रख ले। हो सकता है 2-4 क्वेश्चंस याद रख पाए, पर पूरे क्वेश्चंस यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है कि एज इट इज और सेम पैटर्न में याद रख पाना। तो चीज़ों को थोड़ा समझा करें। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए इनको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कहा जाता है, क्योंकि जो एग्जाम में आप देख कर आए हैं वो आप हमें आकर बता रहे हैं, तब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। क्लियर है। तो ये वही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो सकता है। बाकी आप समझदार है, आप समझदार होने के साथ साथ आप समझ भी चुके होंगे कि क्या हम आपको बताना चाह रहे हैं। फाइनली स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रियदर्शनी जो बोला जाता है, सम्राट अशोक को बोला जाता है। प्रियदर्शनी सम्राट, माफ कीजिएगा, प्रियदर्शी है ये वर्ड, प्रियदर्शनी। ये एक बेसिकली मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है, तो वो वाला अलग क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ये है कि प्रियदर्शी किसे बोलते हैं। तो प्रियदर्शी बोलते हैं सम्राट अशोक को। प्रियदर्शी भारतीय सम्राट अशोक द्वारा अपने शिलालेखों में प्रयोग किया गया एक सम्मानजनक उपाधि थी। प्रियदर्शी का अर्थ क्या होता है, वहां जो दूसरों के साथ दया का संबंध रखता हो उसको प्रियदर्शी बोला जाता है। और यह आमतौर पर देवा नाम प्रिया के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे। अब ये ऑप्शंस तो हमें नहीं मिले हैं कि कौन सी समिति वहां पर दे रखी थी आपके ऑप्शंस में। क्लियर है। तो इसलिए आंसर बताना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा विदाउट ऑप्शंस के। बट भीमराव अंबेडकर जो समिति के अध्यक्ष थे, एक तो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे ये, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा और भी समितियां हैं, उनके अध्यक्ष कौन कौन है ये देख लीजिएगा। लगातार यहाँ से आपकी एग्जाम में क्वेश्चंस डेली एक क्वेश्चन बन रहा है। देखिए, समिति और उनके अध्यक्ष की बात करते हैं। यूनियन पावर कमेटी जो थी, इसके सदस्य अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी। इसके अलावा प्रक्रिया समिति के जो नियम थे, इस समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी, राज्यों के साथ वार्ता के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन सभी को आप देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस डेली पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा करंट का भी अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। एमपी से 2 क्वेश्चंस आए करंट के, और भी क्वेश्चंस आए होंगे, हमें नहीं मिल पाए। जितना हमें मिला है वो हम आपको बता रहे हैं। हाल ही में नई दिल्ली में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में
पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है और प्रधानमंत्री ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का भी शुभारंभ किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का भी शुभारंभ इस मौके पर किया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जीएसटी परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सही जवाब रहेगा, देखिए वस्तु एवं सेवा कर जिसको जीएसटी बोला जाता है, तो जीएसटी परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष आपसे पूछा गया है, सही जवाब रहेगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आपकी अध्यक्ष है। भारत की जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है और अरुण जेटली वित्त वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो अरुण जेटली थे और वर्तमान में है निर्मला सीतारमण जो कि वर्तमान में वित्त मंत्री भी है। वस्तु एवं सेवा कर कराधान की एक प्रणाली है जो कई व्यक्तिगत रूप से लागू करों का एक कर में विलय करेगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये एमपी करंट से क्वेश्चन है आपका, क्लियर है। क्वेश्चन है आपका, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का जो आयोजन किया गया ये मध्य प्रदेश में हुआ। खेलों की मेजबानी मध्य प्रदेश में 31 जनवरी से 11 फरवरी तक की गई। 31 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक इसमें की गई, क्लियर है। और हमारी जो ई बुक है 2023 की मध्य प्रदेश करंट अफेयर की, उसमें काफी डिटेल के साथ में इस तरह के क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, क्लियर है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है इसका मध्य प्रदेश में 5वां संस्करण हुआ है 2022 में और 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 के बीच में इसका आयोजन हुआ है मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का जो समापन हुआ 11 फरवरी को हुआ। मध्य प्रदेश ने 39 स्वर्ण पदक, 30 रजत और 27 कांस्य पदक सहित कुल 96 पदक इसमें जीते हैं और जीतकर ये तीसरा स्थान मध्य प्रदेश को इसमें मिला है। और मध्य प्रदेश के लिए मध्य प्रदेश का खेलो इंडिया में यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है अब तक का मध्य प्रदेश का। खेलो इंडिया में 39 स्वर्ण पदक जीते, 30 रजत, 27 कांस्य पदक और टोटल जीते 96 यानी 96 पदक टोटल मध्य प्रदेश ने जीते, तीसरा स्थान हासिल किया है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र पदक जीतकर पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है और पहली बार पानी के खेल अर्थात कयाकिंग, केनोइंग जो थे, इसके अलावा केनो स्लालम, फेसिंग खेलो इंडिया गेम्स के संस्करण का हिस्सा बने हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाएगा कि बताइए खेलो इंडिया में केनोइंग, कयाकिंग, केनो स्लालम और फेसिंग इन सभी खेलों को कब शामिल किया गया, कौन से इसमें संस्करण में शामिल किया गया। या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि 5वां जो संस्करण था जो कि 2022 में मध्य प्रदेश में हुआ, इसमें किन खेलों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन किसी तरह से भी आपसे पूछा जाए, आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आसानी से आप क्लिक कर लेंगे। और इसका जो आयोजन है ये मध्य प्रदेश के 8 अलग अलग जगह शहरों पर किया गया। ये 8 जो मेजबान शहर थे ये कौन कौन से थे? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, मंडला और बालाघाट। तो मध्य प्रदेश के 8 शहरों में बेसिकली इसका जो आयोजन है ये किया गया है। 4था खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो ये 4 से 13 जून 2022 तक पंचकूला हरियाणा में आयोजित हुआ है। यहाँ पर ताऊ देवीलाल स्टेडियम है, इसमें आयोजित किया गया, क्लियर है। और इसके कुछ जो मैच हुए ये चंडीगढ़ में भी खेले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI इसको बोला जाता है, इसके मौजूदा अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा को 2022 से 26 तक दूसरे 4 साल के कार्यकाल के लिए निर्विरोध चुना गया है। यानी पहले भी यही थे, अब वापस से इनको इसके लिए चुना गया 22 से 26 तक के कार्यकाल के लिए। और 25 मार्च 2022 को गुवाहाटी में BAI की आम सभा की बैठक के दौरान इनको चुना गया था। इसके अलावा आप याद रखिएगा असम के वर्तमान मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, क्लियर है। और भारतीय बैडमिंटन संघ की बात करें तो इसकी स्थापना 1934 में हुई है और भारतीय बैडमिंटन संघ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अध्यक्ष कौन है? इस तरह का क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है क्या क्वेश्चन था, बट हमें जो भी मिला है हमने आपको बताने की कोशिश की, इसके बारे में कुछ डिटेल है। 5 जुलाई 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है ना 2013 अधिनियम था और खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण में कल्याण से अधिकार आधारित दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है। यह अधिनियम सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वित्त सचिव कौन होता है? तो वित्त जो सचिव होता है यह वित्त मंत्रालय का वरिष्ठ IAS अधिकारी होता है, वित्त सचिव। तो याद रखिएगा वित्त सचिव भारत के वित्त मंत्रालय का वरिष्ठ IAS अधिकारी होता है जो मंत्रालय के विभिन्न विभागों के कामकाज में समन्वय करता है। और 1 रुपए के जो नोट है इन पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। वित्त सचिव जिसकी यहाँ पर जिक्र किया गया है क्वेश्चन में,
टीवी सोमनाथ की अगर हम बात करें, टीवी सोमनाथ ये भारत के वर्तमान में वित्त सचिव हैं। तो 1 रुपए के नोट पर अभी वर्तमान में जो हस्ताक्षर किए जा रहे हैं ये वित्त सचिव टीवी सोमनाथ की किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब रहेगा केविन मैक्कार्थी इनका नाम है। तो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के ये अध्यक्ष चुने गए। पब्लिक पार्टी के केविन मैक्कार्थी को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष चुन लिया गया है। 57 वर्षीय केविन मैक्कार्थी नैन्सी पेलोसी की जगह प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो भारत के उत्तरी भाग में जो जलवायु पाई जाती है ये आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, जो कि भारत के उत्तरी भाग में पाई जाती है। अधिकतर पूर्वोत्तर भारत या फिर उत्तर भारत जो एरिया है इसमें अधिकांश भाग आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु या फिर उपोष्ण कटिबंधीय हाईलैंड जलवायु के अधीन है। भारत की जलवायु दक्षिण में कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय है दक्षिण में, और हिमालय क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई के कारण अल्पाइन ध्रुवी जैसी है। इसके अलावा एक और यहाँ पूर्वोत्तर भारत में उष्ण कटिबंधीय नम प्रकार की है, तो पश्चिम भागों में शुष्क प्रकार की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत का समय काल कितना था? तो दिल्ली सल्तनत का जो टोटल टाइम पीरियड रहा है ये 1206 से 1526 रहा है। इतिहासकारों के मत के अनुसार 1206 से 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत या सल्तनत ए दिल्ली या सल्तनत ए हिंद या सल्तनत ए दिल्ली ये कहा जाता है। और ये 5 वंश कौन कौन से थे? गुलाम वंश जिसका शासन रहा है 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451, इसके अलावा लोधी वंश इसका 1451 से 1526 तक। तो ये बेसिकली 5 वंश राजवंश थे जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया। इन पांचों का क्रम याद रखिएगा, डेट वाइज भी याद रखेंगे, आसानी होगी, आसानी से आप याद रख सकते हैं। खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी और ये है आपके सबसे पहले गुलाम है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। इनमें से देखिए, इनमें से पहले 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे। पहले जो 4 थे वो तुर्क थे और आखिरी जो था वो अफगान था, यानी लोधी वंश जो आखिरी था ये अफगान था। मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और गुलाम वंश का पहला सुल्तान था ये कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सोबिंग किस माध्यम में होता है? इस तरह से कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। सेंसेटिव ट्रेनिंग का दूसरा नाम क्या होता है? तो संवेदनशीलता प्रशिक्षण होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सार्वजनिक कंपनी में निदेशक की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? इस तरह का एक क्वेश्चन एक दिन और पूछा गया था। सार्वजनिक कंपनी में निदेशक की न्यूनतम संख्या जो होती है ये 3 होती है। एक निजी कंपनी में निदेशकों की न्यूनतम संख्या 2 होती है और सार्वजनिक कंपनी में 3 होना अनिवार्य होता है। और एक कंपनी जो सार्वजनिक कंपनी होती है ये 15 निदेशक नियुक्त कर सकती है, न्यूनतम 3 और अधिकतम 15। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? यानी मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सही जवाब रहेगा मनोहर ममतानी। हमारी मध्य प्रदेश में वर्तमान में कौन क्या वाली वीडियो में काफी बार इसका जिक्र हम करते हैं और आपको हर एक वीडियो में इनके बारे में बात निकलती है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की या मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग की, तो इस क्वेश्चन को हम कवर करवाते हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले ही बनाए गए नई नियुक्तियों से क्वेश्चन पूछा है और मध्य प्रदेश करंट का क्वेश्चन है ये आपका, क्लियर है? तो हमने ई बुक में डिटेल के साथ में कवर किया है इस क्वेश्चन को। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं मनोहर ममतानी इनका नाम है, और इससे पहले मनोहर ममतानी को मानव अधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया चुका है। 8 सितंबर 1957 में इनका जन्म हुआ। जस्टिस ममतानी फिलहाल एमपी हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल के पद पर है। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग की बात करें, इसका गठन हुआ है सितंबर 1995 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, बृहद्रथ इनका नाम है। और ये क्वेश्चन पहले भी आपका पूछा जा चुका है। 187 से 180 है ना, 187 से 180 ईसा पूर्व तक शासन इन्होंने किया है। बृहद्रथ की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिसने शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन बात करें, देखिए मध्य प्रदेश के किसी मंत्री का नाम पूछा गया था, क्लियर है? तो ये भी आपका आई थिंक करंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि मंत्री का नाम पूछा, करंट का टॉपिक है ये आपका। करंट से ये 3 क्वेश्चन आपके बने थे, और बने होंगे तो पता नहीं है हमें, बाकी 3 मिले थे, 3 हमने आपको बता दिया है। और ये भी नहीं पता चल पाया है हमें कि किसी मंत्री का, तो किस मंत्री का नाम पूछा था। तो आप एक मंत्रिमंडल वाली वीडियो हमने ऑलरेडी दे दी है आपको, आप देख लीजिएगा, वहां से आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री की योजनाओं से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य से भी एक क्वेश्चन आपका बना था, क्लियर है? अब हम साइंस को कवर कर लेते हैं, क्लियर है? ये हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, जैसे कि पटवारी की टेस्ट सीरीज है, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड की, एमपी सब इंस्पेक्टर की,
इसके अलावा MPPSC की टेस्ट सीरीज है, MP करेंट अफेयर 2023 की ई बुक है ये, है ना, ये 2022 की, इन सभी के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक बार जरूर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके विजिट कर लीजिएगा। गाइस साइंस की बात करें, साइंस में पहला क्वेश्चन बना है, पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं? तो हरे पौधे मिट्टी से कुछ खनिज पदार्थ और जल तथा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन में शामिल कौन सा है? यानी जल में घुलनशील जो विटामिन है ये कौन सा है? तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों जल में घुलनशील है। देखिए विटामिन दो तरह के होते हैं, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो जल में जो घुलनशील वाले विटामिन है ये बी और सी है, विटामिन बी विटामिन सी जल में घुलनशील है। और वसा में घुलनशील जो विटामिन है ये है आपके ADE इसको अगर आप याद रखें तो इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, कीड़ा, ये वर्ड आप याद रखिएगा, वसा में घुलनशील विटामिन का ट्रिक कीड़ा, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, तो ये हो गया कीड़ा, इस वर्ड से याद रख लेंगे वसा में घुलनशील विटामिन। क्लियर है? बाकी जितना भी बचेगा बी और सी बचेंगे तो वो हो जाएंगे जल में घुलनशील। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सौरमंडल से, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये भी नहीं मिल पाया है। आइए आगे बढ़ते हैं। एथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछा था, क्या होता है? C2H6O इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला आपसे दिया रखा था कि CH3COOH किसका फॉर्मूला है? तो ये एसिटिक एसिड का है, एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल का है। तो ये फॉर्मूले लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा चुका है, और ये एसिटिक एसिड से तो ऑलरेडी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, एक्वा रेजिया मिश्रण में मिश्रण का अनुपात होता है, तो 1:3 के अनुपात में होता है। हीलियम और ऑक्सीजन, देखिए हीलियम और ऑक्सीजन में कितने समान गुण पाए जाते हैं, या फिर समानता क्या होती है, इस तरह से भी पूछा जाता है। दोनों का बाह्यतम कोश पूर्णतः भरा होता है, ये समानता इनमें होती है। भौतिक पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। दाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो इसको वैक्यूम गेज बोला जाता है, या दाब मापी, प्रेशर गेज या वैक्यूम गेज। अगला क्वेश्चन है, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो गड़ा लोहा होता है। रक्त संवेदीस ग्राही पर कहां पर उपस्थित होता है? इस तरह का क्वेश्चन था आपका एक। इसके अलावा किस पाचन अंग में अम्ल होता है? तो आमाशय में होता है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या है? तो ये पॉजिट्रॉन या एंटी इलेक्ट्रॉन होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने, सबसे अच्छा वर्णन कौन सा होता है, कौन करता है? इस तरह से क्वेश्चन था आपका, वर्णन कौन करता है? तो हमें एग्जैक्ट तो ये नहीं मिल पाया है। एलिमेंट तत्व यानी तत्व जो शब्द था, सबसे पहले किसने प्रयोग किया था इसका? तो रॉबर्ट बॉयल ने किया था। विकास की आरंभिक शक्ति कौन सी होती है? इस तरह से भी क्वेश्चन आपका बना है। बात करें कंप्यूटर में, तो माइक्रोसॉफ्ट में विंडो को बंद करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? Alt F4 होती है। कौन सा वायरस स्व प्रतिकृति करता है? तो ये ईमेल वायरस होता है। CDMA का पूरा नाम पूछा है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस ये होता है। कोडिंग C++ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ईमेल को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है? स्टोर, टेबल, लेबल, ड्राफ्ट इसके जरिए, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। एक सेल में मल्टीपल लाइन बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो Alt Enter का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का कोर का क्या काम होता है? तो यह कंप्यूटर पर प्रोग्राम और कई अन्य क्रियाओं को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की विशेषता क्या है? तो नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर रहता है ये गति में तुलनात्मक रूप से तेज होता है। वे 1 मिनट में कई पेज प्रिंट कर सकते हैं। वे उच्च स्तरीय शोर उत्पन्न करते हैं क्योंकि उनके पास कई चलने वाले हिस्से होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, ब्लूटूथ। देखिए ब्लूटूथ की स्पेलिंग गलत है, माफी चाहेंगे उसके लिए। ब्लूटूथ द्वारा प्रसारण के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो ब्लूटूथ शॉर्ट रेंज रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करता है, ये निर्भर करता है। शॉर्टकट की से क्वेश्चन बना है, शॉर्टकट की याद रखिएगा, पावर पॉइंट से क्वेश्चन बना है, MS ऑफिस से क्वेश्चन बने, और भी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिंदी में क्वेश्चन बना है, एक वर्ड दिया था उसमें बताना था कि ये दोहा है, सोरठा है, चौपाई ये क्या है, इस तरह से आपको दे रखा था। भूतकाल से क्वेश्चन बने कालों से रिलेटेड। शासक का विलोम शब्द पूछा था, तो शासित प्रजा या अशासक इसके विलोम होते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ पूछा था, कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। क्लियर है? अपादान कारक का सही उदाहरण कौन सा? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। क्रम से जमाना पैराजंबल वाले क्वेश्चंस बने। वाच्य कारक से क्वेश्चन पूछे गए। शुद्ध वर्तनी पूछी गई। शुद्ध अशुद्ध, तत्सम तद्भव, रचनाएं। अनेकार्थी शब्द से क्वेश्चन बने, एक वचन बहुवचन। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, अलंकार। इसके अलावा संधि और समाज से, इन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करें मैनेजमेंट में, तो इकोनॉमी से क्वेश्चन बन रहे, नियोजन, निर्देशन, संगठन, नियंत्रण, प्रबंध,
है ना। इसके अलावा मार्केटिंग, विपणन, ये दोनों एक ही है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछे जा रहे हैं। अकाउंटिंग से क्वेश्चन बन रहा है, परिभाषा कथन वाले क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम इंग्लिश की। इंग्लिश में सेम टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे कि ईरर वाले क्वेश्चंस हो गए, पैराजंबल मिस स्पेल्ड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसके अलावा एंटोनियम सिनोनियम से एक्टिव पैसिव वही से क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके। आइडम से क्वेश्चंस बन रहे हैं, सेंटेंस करेक्शन वाले भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैथ्स में लाभ हानि से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नाव धारा। इसके अलावा अनुपात समानुपात, समय कार्य, मिश्रण से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। चाल दूरी से, SICI से, पाई चार्ट से क्वेश्चन बन रहे हैं, संख्या पद्धति से, बोर्डमास से क्वेश्चन बने हैं आपके, सरलीकरण से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा बात करें तो क्षेत्रमिति से भी आपके क्वेश्चंस बने हैं, है ना। प्रतिशत, औसत, ये ऐसे टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है। रीजनिंग में बात करें गाइस तो रीजनिंग में मिसिंग नंबर आपका पूछे जा रहे हैं। क्लियर है। पांसे से क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, रैंकिंग से क्वेश्चन बन रहे हैं, रक्त समूह से, ब्लड रिलेशन से, दर्पण मिरर वाले क्वेश्चंस कैलेंडर से। इसके अलावा आकृति से, अगली आकृति कौन सी होगी, काउंटिंग वाली और वो फोल्डिंग वाली, ये आकृति से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके, नंबर सीरीज से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, कथन निष्कर्ष और कोडिंग डिकोडिंग, इन सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो यहाँ पर रीजनिंग का भी हमने आपको कवर करवा दिया है, सारे क्वेश्चंस एज इट इज आपको कवर करवाने की कोशिश की है। जितने भी हमें मिले पूरे एक एक चीजें आपको बताने की कोशिश की है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीजें पता चल पाए और आप उसी तरह से उसी के अकॉर्डिंग आगे का अपना जो तैयारी है उसका डिसीजन ले पाए कि किस तरह से आप आगे की तैयारी आपको करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है। ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेज है, टेस्ट सीरीज है, जिन पर काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से विजिट करिएगा। ये हमारी पटवारी की टेस्ट सीरीज, और इसके अलावा ये PDF अगर आप चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये 3 स्टेप है, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको एनालिसिस वाली PDF मिल जाएगी। आप बार बार कमेंट करते हैं तो आप इन स्टेप को फॉलो कर लीजिएगा, 3 स्टेप है, आपको आसानी से मिल जाएगी। क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।